लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीति में गठजोड़, तोड़फोड़ और तख्ता पलट का खेल तेज होता जा रहा है। एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कमर कसे हुए है, हर दांव खेलने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का खेमा, जो 2024 में किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए जोर लगा रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बगावत को भी इसी नजरिए से देखने की जरूरत है। यह जानना भी जरूरी है कि आखिर अजीत पवार को साथ लेना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा। अजीत पवार 2024 के लिहाज से जरूरी क्यों है बीजेपी के लिए, समझना थोड़ा महत्वपूर्ण है। अजीत पवार जब प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे शरद पवार के विश्वस्त सिपह सालारों के साथ बगावत करके शिंदे सरकार में शामिल हुए तो कहा गया कि उन्होंने ईडी के डर से ऐसा किया। लेकिन सिर्फ अजीत पवार को ही बीजेपी की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ समय में तैयार हुआ राजनीतिक माहौल बताता है कि बीजेपी को भी 2024 के लिए अजीत पवार की जरूरत है। बीजेपी कई राज्यों में कमजोर हुई है और इन राज्यों में बीजेपी अलग स्तर पर काम कर रही है, खासतौर पर जहां जहां विपक्षी एकजुटता के प्रयास ज्यादा देख रहे थे। कौन कौन सी जगह हैं वो? बीजेपी इस समय बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कमजोर दिखाई पड़ती है। ये वही राज्य है जहां पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। पिछले प्रदर्शन को दोहराना जरूरी है। मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर 2019 जैसे नतीजे चाहिए तो 2019 जैसे चुनावी नतीजे उन राज्यों में आना चाहिए जहां पर फिलहाल बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है। 2019 में बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन अब जेडीयू ने पाला बदल लिया है और वहां बीजेपी सत्ता से बाहर है। बीजेपी ने कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीती थी, जबकि एक सीट उसके समर्थित उम्मीदवार को मिली थी। लेकिन कर्नाटक के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। 2024 में महाराष्ट्र का पहला टेस्ट होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने 2029 में राज्य के 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 48 लोकसभा सीटों में से 41 पर कब्जा जमाया था और ये बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि तब शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ रहे थे। लंबे समय तक राज्य में सरकार चलाने वाली कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। एक सीट ओवैसी की AIMIM के खाते में भी गई थी। बीजेपी के लिए इन राज्यों में राह आसान नहीं है। खासतौर पर सेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट बीजेपी के साथ है, लेकिन जनता किसके साथ है, बड़ा सवाल है। जिन्हें उद्धव ठाकरे कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे। इसका पहला टेस्ट लोकसभा चुनाव में होना है। हिंदी पट्टी, खासतौर पर यूपी में बीजेपी अपने सबसे कामयाब दौर में है। पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ना मुश्किल होगा। दक्षिण भारत अभी भी टेढ़ी खीर बना हुआ है। अब कुछ सर्वे भी आते जा रहे हैं, हालांकि देखिए अपने अलग अलग पार्टीज के सर्वे आते हैं। ये ओपिनियन पोल्स या सर्वे जो है बहुत जल्दबाजी की बात होती है, इन पर कोई विश्लेषण करना, लेकिन फिर भी सर्वे ने बीजेपी की टेंशन कुछ तो बढ़ाई है। इसको नजरअंदाज नहीं करते राजनीतिक दल। वो देखते हैं कि अगर अलग अलग एजेंसीज लोगों से जाकर बात कर रही हैं तो लोगों की राय क्या है। बीजेपी के लिए अपने पुराने गढ़ों को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सीटों के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पर है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाविकास आघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में 34 सीटें जीत सकता है या था। देखना होगा कि क्या स्थिति अभी रहती है। इसका मतलब है कि बीजेपी, शिवसेना यानी शिंदे गुट को 14 सीटें मिलने वाली हैं अगर यही स्थितियां रहती हैं तो, अगर महाविकास आघाड़ी इतना मजबूत रहता तो। लेकिन अब महाविकास आघाड़ी में जो जबरदस्त फूट देखने को मिली है उसके बाद ऐसा लगता है कि ये जो प्रयास चल रहे थे इनमें कहीं पलीता लगा दिया गया है। खबरें तो कांग्रेस के बारे में भी आ रही हैं कि शिवसेना एनसीपी के बाद कांग्रेस में भी फूट हो सकती है। लेकिन ये कितनी कारगर रणनीति होती है सरकार चलाने के लिहाज से? अभी तो चुनाव में जा नहीं रहे, सरकार चलाने के लिहाज से ये ठीक प्रयास है, लेकिन जनता के बीच इसका क्या इंप्रेशन जाता है तो आने वाले समय में पता लगेगा। जैसा उद्धव और शरद पवार अब कह रहे हैं कि जनता करारा जवाब देगी, हम जनता के बीच जाएंगे, इस राजनीति को पसंद नहीं किया जाता। जाहिर है बीजेपी महाराष्ट्र में विपक्ष के सामने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती है। अजीत पवार खेमे को साधने की यह सबसे बड़ी वजह है। अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल जैसे दिग्गज भी हैं जो एनसीपी की रीढ़ कहे जाते हैं। ऐसे में 2024 के पहले इसे बीजेपी के लिए बड़ी सफलता माना जा सकता है। हालांकि जनता किसके साथ है इसका टेस्ट तो चुनाव में ही होगा। अब जनता इसको नापसंद करती है, जनता को ये गलत लगता है कि आपने ऐसे तोड़फोड़ की राजनीति की है जिसकी वजह से आपने पार्टियों को कमजोर किया है। इससे सहानुभूति के वोट जो उद्धव ठाकरे की ताकत दिखाई देते हैं, जैसा राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को, आपको याद होगा उपचुनाव के दौरान, निकाय चुनाव के दौरान कहते दिखाई दिए थे। और उसकी वजह क्या थी? वो ये कह रहे थे कि सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं और ये बात है भी सही कि उद्धव ठाकरे सहानुभूति के वोट ले रहे हैं। अब ये सहानुभूति अगर शरद पवार के साथ जुड़ती तो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी सहानुभूति।
बहरहाल अजीत पवार जो हैं वो एक अच्छी संगठन पर पकड़ रखते हैं। अल्टीमेटली चुनाव जो लड़ा जाता है वो कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा जाता है, वो जमीन पर जाकर लड़ा जाता है, उस पर ब्लॉक स्तर से लेकर हर स्तर के कार्यकर्ता बहुत जरूरी होते हैं। तो संगठन जो है वो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अजीत पवार से दूर चला जाएगा। संगठन पर एक मजबूत पकड़ अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता रखते हैं। निश्चित तौर पर यह फूट एनसीपी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन समीकरण क्या रहेंगे? देखिए आने वाले समय में सीटों का बंटवारा क्या होता है। शिंदे और अजीत दोनों को साथ कर चलना है बीजेपी को। क्या इसी समीकरण के साथ 2024 में उतरने वाले हैं? क्या सीटों के बंटवारे में फिर बीजेपी में कोई आपसी उठापटक नहीं होगी? ये कुछ बहुत दिलचस्प पहलू हैं जिन पर गौर करना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच में अभी तो सवाल बरकरार है। अगर शरद पवार अजीत पवार को कमजोर करने में कामयाब होते हैं या उनकी चुनौती को विफल करने में कामयाब होते हैं तो ये एक बड़ी जीत शरद पवार के लिए चुनाव से पहले ही हो जाएगी और एक बड़ा झटका हो जाएगा बीजेपी के लिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बीजेपी, शिंदे गुट, अजीत पवार ये सब मिलकर चल रहे हैं और इनका प्रयास है पहले से कि इनको किस रणनीति के साथ आगे चलना है। यह भी गौर करने वाली बात है कि देवेंद्र फडणवीस वर्तमान समय में महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे इफेक्टिव चाणक्य के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ों को पहले साधते हैं, पहले सारी ज़मीन को तैयार करते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। तो बेशक अजीत पवार का ये डिप्टी सीएम बनना बहुत जल्दबाजी का निर्णय लगता हो, लेकिन ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस इसके लिए लंबे समय से काम कर रहे थे। अब समीकरण आगे कैसे चलते हैं तो आगे का समय बताएगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में 2024 के लिहाज से बीजेपी किस तरह की रणनीति बना रही है, किस तरीके से चुनाव में उतरना चाहती है, उसकी एक झलक मिल गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।